हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी वर्कशीट 3 वीक की वर्कशीट के एक्टिविटी 4 तक कर लिए होंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। आज हम आपकी 3 वीक की एक्टिविटीज़ 5 से एक्टिविटी जो आपकी लास्ट एक्टिविटी है 8th, वहाँ तक इसको करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और साथ ही अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी नंबर 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, ओपन, फ्रैंक एंड इक्वल, सो यू नो what it means. A flower is open to all that surrounds it: nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty and lets its fragrance flow frankly out of itself. What is within and what is in its depths, it lets it come out so that everyone can see it. It is equal. It has no preferences. Everyone can enjoy its beauty and its perfume without rivalry. It is equal and the same for everybody. तो इस पैसेज में आपको फ्लावर के बारे में बताया गया है और फ्लावर से कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन बीइंग का, यानी कि इंसान की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। और बताया जा रहा है कि इंसान को भी फूल की तरह ही होना चाहिए, जैसे कि एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, सभी के लिए खुला, ओपन होता है, फ्रैंक होता है और सभी के लिए बराबर होता है। चाहे वो उसकी सुगंध हो, उसकी सुंदरता हो, सभी के लिए वो एक समान रहती है। तो यही सब चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको बताई गई हैं, इस पैसेज में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। Answer the following questions by selecting most appropriate option from the ones given below. A flower is compared, first question है, a flower is compared with all living beings, with human beings, with a child, with girls. किससे जो है फ्लावर की यहाँ पर कंपैरिजन की गई है? तो फ्लावर की कंपैरिजन की गई है ऑल ह्यूमन बीइंग से। सेकेंड है, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, फ्लावर जो है सभी के लिए खुला हुआ है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल, क्योंकि सभी को प्रोवाइड करता है। इट रेडिएट्स जॉय, ये खुशी फैलाता है। इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी, ये अपनी सुंदरता को फैलाता है। ऑल ऑफ दोज, या फिर इनमें से सभी। तो ये सारे आंसर सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी। थर्ड है, द राइटर टॉक्स अबाउट, राइटर किसके बारे में बात कर रहा है? रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर, लिली फ्लावर या फिर ऑल फ्लावर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्लावर का नाम इसमें राइटर ने नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल फ्लावर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 6। द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर रिटन इन मिडिल 2 लाइन्स आर कॉल्ड सिटर्स। नाउ राइट दीज लेटर्स। अल्फ़ाबेट आर फ्रॉम ABC टू XYZ। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर, जो लेटर्स, जो वर्ण बीच की 2 लाइनों में आते हैं उन्हें सिटर्स कहते हैं। अब अपनी कॉपी में इनको लिखिए, आपको सिटर्स लिखने हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊँ तो जैसे आपकी इंग्लिश की जो कॉपी होती है जिसमें 4 लाइन की कॉपी होती है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 लाइनें बनी होती हैं। तो उसमें जो लेटर्स बीच की लाइन में आते हैं, बीच की लाइन मतलब जैसे ऊपर और नीचे, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की 2 इन खानों में आते हैं, ऊपर की 3 लाइनों में। कुछ ऐसे होते हैं नीचे की 3 लाइनों में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 4 की 4 लाइनों में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीच की लाइन में आते हैं। जैसे कि ए, पहला लेटर है ए जो होता है वो बीच की लाइन में आता है। ठीक है, जैसे इस तरह से, और ए जो होता है वो बीच की लाइन में। और ए के बाद बी अगर कहेंगे तो वो ऊपर की 2 लाइनों में आता है,
तो बी इसमें सिटर नहीं है, सिटर कौन होगा फिर सी। ऐसे ही आपको ये छांटने हैं जो बीच की 2 लाइनों में आते हैं। जो ऊपर के 2 लाइनों में आएंगे वो नहीं, जो नीचे की 3 लाइन में आएंगे वो भी नहीं, जो 4 लाइनों में आएंगे वो भी नहीं, केवल जो बीच की लाइनों में आते हैं वही जो है सिटर्स होते हैं, तो उनको आपको लिखना है। एक्टिविटी नंबर 7, राइट मिनिमम 10 सेंटेंसेज ऑन द टॉपिक माई मदर इन इंग्लिश ओनली। अंग्रेजी में लिखने हैं आपको 10 सेंटेंसेज अपनी माई मदर के बारे में, यानी कि टॉपिक रहेगा माई मदर। लिख लेंगे। एक्टिविटी नंबर 8, फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है और वर्ब की करेक्ट फॉर्म से आपको इसको फिलअप करना है। यहाँ पे ये आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जा रहा है। आई शैल, वर्ब है गो, टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ पर गो की आपने सही फॉर्म भरनी है, जो कि भरी जानी है। तो इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें विल बी शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तीसरा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। आई शैल, यहाँ पे केवल शैल है। मैं जाऊँगा टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ पर सीधे गो की फॉर्म गो ही यहाँ पर आ जाएगी। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। बी है दे विल बी। अब यहाँ पर विल बी आया है तो विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस होता है फ्यूचर का, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ऐसी सी वाला है वी शैल बी प्लेइंग चेस, तो शैल आया है तो शैल बी आया है उसके साथ, तो बी के साथ कंटिन्यूस लगता है, तो शैल बी प्लेइंग चेस। मीरा विल टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर मीरा विल टीच यू इंग्लिश, क्योंकि विल के बाद कोई हैव नहीं लगा हुआ है या बी नहीं लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच ही यहाँ पर आ जाएगा, यानी मीरा विल टीच यू इंग्लिश। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, बिल्कुल यहाँ पे एग्जामिन की फर्स्ट फॉर्म एग्जामिन ही आ जाएगी। यू विल हैव वॉन द मैच, यहाँ पर विन का थर्ड फॉर्म वन आ जाएगा। यू विल हैव, क्योंकि विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म मैंने बोला था अभी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है विल हैव शैल हैव के साथ। यू विल हैव वन द मैच। द बॉयज विल हैव किल्ड द स्नेक, थर्ड फॉर्म किल्ड द स्नेक। हिंट, यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, देखिए आपको विल बी और शैल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, जो कि मैंने आपको बताया। एक्टिविटी 9 देखिए, रिमूव द एडवर्ब टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ से टू को हटा करके सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है, केवल टू को हटा करके उसके जगह पर कोई दूसरा वर्ड डालना है। वन इज डन फॉर यू। एग्जाम्पल में है, राम इज टू पुअर टू बाय अ कार। राम बहुत गरीब है एक कार खरीदने के लिए, यानी राम कार खरीदने के लिए बहुत ही गरीब है। राम इज टू पुअर टू बाय अ कार, तो यहाँ पर इसको कैसे चेंज कर रखा है, मीनिंग वही रहा सेंटेंस का। राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार, राम इतना गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता, ये इसका मतलब है। तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही निकलता है। पहले वाले सेंटेंस में कह रहे हैं कि राम कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है, और दूसरे में कह रहे हैं कि राम इतना गरीब है दैट ही कैन नॉट बाय अ कार, कि वो एक कार नहीं खरीद सकता है। तो इस तरह से हमको आगे के सेंटेंसेस बनाने हैं। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सारे के सारे सेंटेंसेस आपको बिल्कुल सेम उसी की तरफ मिलते जुलते दिए हुए हैं। ही इज़ टू फैट टू रन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज़ सो फैट दैट ही कैनॉट रन। सो फैट दैट, तो सो के साथ दैट, ये इसका एक बनाने का तरीका बन जाता है कि सो आएगा और उसके बाद वर्ब के बाद दैट आ जाएगा। माई फादर इज़ टू बिजी टू रीड न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी बहुत बिजी हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, यानी कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं है। उनके पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि वो बिजी हैं। तो फिर इसका हो जाएगा माई फादर इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, इतने बिजी हैं। शी इज़ टू प्राउड टू मेक मी हर फ्रेंड, ये भी वही, शी इज़ टू प्राउड टू मेक मी हर फ्रेंड। शी इज़
सो प्राउड दैट ही कैनॉट मेक मी हर फ्रेंड, या फिर शी इज़ एक्सट्रीमली प्राउड, यहाँ पर प्राउड के टू की जगह पर एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली प्राउड दैट शी कैनॉट मेक मी हर फ्रेंड। यू वॉक टू लेट टू रीच स्कूल इन टाइम, यू वॉक टू लेट टू रीच स्कूल इन टाइम, तो इसका हो जाएगा यू वॉक सो लेट दैट यू कैनॉट रीच स्कूल इन टाइम। दैट यू कैन नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू ही आएगा, ऐसा नहीं कि ही आ जाएगा। यू कैन नॉट रीच स्कूल इन टाइम। नेहा इज़ टू पुअर टू बाई अ स्कूटी, सेम जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल था वही है, बस केवल नाम बदल गया और इधर ऑब्जेक्ट बदल गया, कार की जगह स्कूटी और राम की जगह नेहा आ गया, बाकी सारा वैसे के वैसे हो जाना है। तो नेहा इज़ टू पुअर टू बाई अ स्कूटी का हो जाएगा नेहा इज़ सो पुअर दैट शी कैनॉट बाई अ स्कूटी, शी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी आज की ये थर्ड वीक की एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, और बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा करके, ताकि वीडियोज़ जो भी आएंगे नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, अगले वीक की एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।